आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आएगा और साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। जो बच्चे जो स्टूडेंट 10th में पढ़ रहे हैं उन्हें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 10th के आगे 11th 12th और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। दोस्त, ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वनडे एग्जाम में अक्सर ये पूछता है कि किसी संख्या या वह कौन संख्या है जिसमें भाग किया जाए किसी अलग अलग संख्याओं से तो शेषफल अलग अलग मिले। ऐसा आपने प्रश्न देखा होगा। तो वो सभी प्रश्नों को हम यहां से इस टॉपिक से समझ सकते हैं। एचसीएफ, जिसको हम हाई कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं, हिंदी में इसी को हम मसो बोलते हैं, ये सब भी हम यहां सीख पाएंगे। इसलिए वीडियो बहुत लंबा होगा, शायद 1-2 घंटे 3 घंटे का हो जाए, लेकिन चैप्टर 1 को विथ कॉन्सेप्ट, विथ थ्योरम, सॉल्यूशन के साथ पूरे चैप्टर 1.1 को हम समाप्त कर देंगे इस वीडियो में। इस वीडियो का एक साथ ना देख पाए तो टुकड़ों में देखें, लेकिन जरूर देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैं राजीव कुमार आपका अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आप धैर्य के साथ, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में लगे रहें। अगर नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है क्लास 10th का एनसीईआरटी वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर तो हम बाद में पढ़ेंगे, रियल नंबर किसे कहते हैं, लिखते कैसे हैं। अभी हम पढ़ते हैं उससे कुछ पहले बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सबको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं पहले प्रकृत संख्या क्या है। प्रकृत को ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर। प्रकृत का मतलब ये हुआ वह संख्याएं जो हमारे प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को काउंट करने में हम लोगों ने प्रयोग किया, हमारे पूर्वजों ने प्रयोग किया। तो किसी वस्तु को जो प्रकृति में है उसके काउंट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 ही प्रयोग में लाया गया, इसलिए हम इन्हें प्रकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 ये सब संख्याएं प्रकृत संख्या कहलाती हैं। जो पहला प्रकृत संख्या होती है वह 1 होती है। ये पहला प्रकृत संख्या है 1, प्रथम, यह प्रथम प्रकृत संख्या होती है। प्रकृत संख्या को n से हम इंडिकेट करते हैं। प्रकृत संख्या को हम n से इंडिकेट करते हैं। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। ये है नेचुरल नंबर। सेकेंड हम बात करने वाले हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। तो ध्यान देंगे, पूर्ण संख्या कुछ नया नहीं है, वास्तव में वह नेचुरल नंबर ही है। 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर ही है, बस इसमें जो है शून्य को भी शामिल कर दिया गया है। इसको बोलते हैं हम लोग हैं पूर्ण संख्या। यानी जब हम पूर्ण संख्या बोलेंगे तो उसमें शून्य भी शामिल रहेगा, और प्रकृत संख्या बोलेंगे तो उसमें शून्य नहीं रहेगा। अर्थात अगर प्रकृत संख्या का पहला अक्षर कहेगा तो 1 होगा, और अगर पूर्ण संख्या का पहला नंबर कहेगा तो 0 होगा। इतना ही मात्र अंतर है। इसको हम दिखाते हैं W से, क्योंकि पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश होल नंबर। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए आगे हम देखते हैं कुछ और नंबर सिस्टम्स को।
पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम इंटीजर्स बोलते हैं या इंटेजर्स बोलते हैं, ये पूर्णांक संख्या क्या होती है? ये जो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे और भी। पीछे की यदि बात करूं, बाएं की यदि बात करूं तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऐसे और संख्याएं। पूर्णांक, पूरा पूरा अंक, पूर्ण अंक, पूर्णांक मतलब जो आप अभी ऊपर देखे हैं इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, और यहां से होता है प्रकृत संख्या, ठीक है। लेकिन पूर्णांक में क्या होता है, पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या के अलावा ऋणात्मक जो पूर्णांक हैं, ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं हैं, ऋणात्मक जो पूरा पूरा है, उनको भी हम शामिल इसमें करते हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हैं देख करके कि पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। पूर्णांक जो होती हैं ऋणात्मक भी होती हैं, पूर्णांक जो होती हैं धनात्मक भी होती है। शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। यह है आपका पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसको हम इंडिकेट करते हैं आई से या जेड से। कहीं कहीं आई से भी होता है और कहीं कहीं जेड से भी होता है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो आप ध्यान देंगे इसमें भी दो पार्ट हैं। एक जो है धनात्मक पूर्णांक है जिसको आई प्लस या जेड प्लस कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, जो पूर्णांक है लेकिन धन में है, वो है 1, 2, 3, 4, 5, समझते हैं। और एक है ऋणात्मक पूर्णांक जिसको हम आई ऋण या जेड ऋण बोलते हैं। इसमें क्या आएगा, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ये सब आ जाएंगे। तो पूर्णांक के दो पार्ट हो गए, एक तो धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। अब आप ध्यान देंगे तो जो धन पूर्णांक है इन्हीं को कहते हैं प्रकृत संख्या। धन पूर्णांक को ही हम कहते हैं प्रकृत संख्या। आपको ये बात स्पष्ट दिख रही होगी, ठीक है। संकेत की यदि बात करें तो आई प्लस या जेड प्लस कहते हैं धन पूर्णांक को, आई ऋण और जेड ऋण कहते हैं ऋण पूर्णांक को। वीडियो को आप पूरा देखेंगे, आपका एक भी कॉन्सेप्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, ये दोनों में अंतर क्या है, एचसीएफ कैसे हम निकालेंगे, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये हलवा लगेगा, आपको बड़ा आसान लगेगा। एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम डिवीजन लेमा क्या होता है, आज के बाद आपको बिल्कुल आसान और समझ में आने लगेगी और आप समझा भी पाएंगे किसी को। तो आप वीडियो में पूरा बने रहें, पूरा देखें, जिसमें हम नंबर सिस्टम जो कि वनडे एग्जाम में भी आते हैं वहां भी काम करने वाला है, और यहां तो आपके लिए काम कर ही रहा है। फिर हम क्यों नहीं देखें भाई, हमें देखना चाहिए। आइए देखते हैं आगे। अब आता है परिमेय संख्या क्या होती है। आपने परिमेय संख्या बार बार सुना होगा, देखा होगा। आइए हम लोग भी देखते हैं। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। परिमेय संख्या होती क्या है, तो ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे जब किसी भी संख्या को हम p/q मतलब भिन्न के रूप में लिख सकें, भिन्न के रूप में लिख सकें, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। एक शर्त है कि जो बटा वाला है, जो नीचे है q, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, 0 क्यों नहीं होना चाहिए,
क्योंकि यदि किसी के बटा में 0 हो जाता है तो ऐसे संख्या का गणना या व्याख्या गणित में अब तक नहीं बताया गया है, इसको अपरिभाषित बोलते हैं। उसका कोई मतलब, उसका कोई अर्थ, उसका कोई तरीका अब तक नहीं प्राप्त है कि हम व्याख्या कर सकें। तो जब बटा में 0 होता है तो वो होता है अपरिभाषित। ये बात ध्यान दीजिएगा, सिंपल इतना ध्यान दीजिए कि p बटा q ग्रुप में यदि कोई संख्या है तो वो है परिमेय संख्या। उदाहरण तो समझा जाए तो आप देख सकते हैं 1/2 परिमेय संख्या है, जहां p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। p बटा में q हो, बटा में 0 ना हो, और साथ में ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी दोनों पूर्णांक होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक। दोनों पूर्णांक होना चाहिए, चाहे धन पूर्णांक चाहे ऋण पूर्णांक, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल पूर्णांक होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे को परिमेय बोलते हैं। जैसे 1/2 है, देखिए 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया। ऋण 5/3 ये भी है परिमेय संख्या, क्योंकि p बटा के ग्रुप में है और p भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। ऐसे यदि बात करें हम तो ऋण 4 ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, यहां भी बटा में क्या है, बटा में 1 छिपा हुआ है, तो ऊपर भी ऋण पूर्णांक नीचे भी धन पूर्णांक, मतलब ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक हो गए, ये परिमेय संख्या हो गया। अगर ऐसा मैं बोलता हूं करनी में 2/3, क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऊपर जो है पूर्णांक नहीं है। तो ऊपर और नीचे दोनों यदि पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक, धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक, और नीचे वाला शून्य नहीं यदि है तो हम उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर हो गया आपका। अपरिमेय क्या है, अभी आपने देखा है जस्ट इसके पीछे कि परिमेय क्या है। अब देखते हैं अपरिमेय। स्टूडेंट्स, ये अपरिमेय जो संख्या होती है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये केवल आपके लिए ही नहीं, ये वनडे एग्जाम की जो तैयारी बच्चे करते हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको समझने के लिए आपको 9 में बताया गया होगा, 9th में बताया गया होगा। आइए उसी को थोड़ा सा हम और एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि किसे हम अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय समझने से पहले हमको समझना होगा कि दशमलव भिन्न क्या होता है। तो पता है आपको, अगर 1/4 है तो ये साधारण भिन्न है। जब इसी रिमाइंडर को हम भाग करते हैं ऊपर वाले में तो कितना आता है, 0.25 आता है। तो इसको तो हम बोलते हैं साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, लेकिन इसको हम बोलते हैं दशमलव भिन्न। अंग्रेजी में बात करूं तो डेसिमल फ्रैक्शन। दोनों सेम होता है, दोनों ही फ्रैक्शन होते हैं, दोनों ही भिन्न होते हैं। भिन्न का मतलब होता है कि किसी भी एक पूर्ण हिस्सा का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे दशमलव भिन्न जो होता है, दशमलव भिन्न जो होता है दो तरह का होता है, शांत दशमलव और शांत दशमलव। शांत का मतलब ये हुआ कि जब नीचे वाले का हम ऊपर वाले में भाग करते हैं तो दशमलव में तो आता है, लेकिन दशमलव में कुछ लिमिट तक आता है और फिर कट जाता है, पूरा भाग हो जाता है, पूरा डिवीजन हो जाता है। मतलब आगे संख्या हमको और नहीं मिलती, बार बार नहीं मिलती। जैसे यहां पे बात करें, दशमलव के बाद 2 और 5 हो गया, खत्म हो गया, भाग पूरा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे को हम शांत दशमलव बोलेंगे। दशमलव के बाद यदि अंक शांत है, अंक यदि बार बार नहीं आ रहे हैं, शांत दशमलव बोलेंगे। तो ये होता है, इसे बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो जो शांत होते हैं
उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? तो परिमेय संख्या कहते हैं। आप वीडियो को पूरा देख करके ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये शायद मैं न बताऊं तो बेहतर होता, आप स्वयं आंकड़ा लगाएं और पता करें कितना इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए। आज वो सभी सीखने वाले हैं जो कभी आप नहीं सीख पाए, अब तक नहीं सीख पाए, एक ही वीडियो में सब कुछ। तो आइए, तो जो शांत दशमलव होती हैं, टर्मिनेटिंग नंबर होता है, वो जो होती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। और जो अशांत होती हैं, जो अशांत होती हैं, देखिए नाम से ही पता है, अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि दशमलव के बाद बार बार आएंगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास है, कोई भी अंक लेते हैं, कोई भी अंक ले लीजिए आप। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या बार बार आ रही है, 0.121212, ऐसे करके ये संख्या बार बार आ रही है, ठीक है, और ये खत्म ही नहीं हो रही है, तो ये भी किसी दशमलव भिन्न का ही संख्या है। तो इसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव, ठीक है। अशांत में और हो जाएगा, मान लीजिए 3.1415926535, ये भी अशांत है। अशांत का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, जो कट नहीं रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो इसे बोलते हैं अशांत। अशांत जो भी दशमलव होती हैं वह या तो परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं। अब यहां क्लियर करिए, जो अशांत होती हैं वो दो तरह की होती हैं। देखिए दो तरह की होती हैं, एक होती है आवर्ती और एक होती है अनावर्ती। आवर्ती को हम रिक्यूरिंग बोलते हैं और अनावर्ती को हम नॉन रिक्यूरिंग बोलते हैं। मतलब जो आपका अशांत वाला है दो तरह का होता है। एक जो वो होती है जो बार बार वही संख्या आती है जो एक बार आ चुकी है। तो जब ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं इसको? तो आवर्ती बोलते हैं। और आवर्ती का मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद संख्या बार बार तो आ रही है लेकिन एक ही आ रही है, उसको हम आवर्ती बोलते हैं या बार बोलते हैं, बार भी बोलते हैं। और संख्या क्या होती हैं? ये संख्याएं परिमेय होती हैं। संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय होती हैं। तो आप देख लिए कि जो दशमलव भिन्न होता है शांत दशमलव वाला परिमेय होता है और अशांत में आवर्ती वाला भी परिमेय होता है। बच गया एक अनावर्ती। अनावर्ती क्या होता है भाई? पहली बात कि अशांत है और सेकंड बात कि वह बार बार तो आ रहा है लेकिन एक ही संख्या बार बार नहीं आ रही है। देखिए आप यहाँ पे दशमलव बाद 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 ऐसे भिन्न भिन्न संख्या आ रही हैं, कोई संख्या एक ही बार बार नहीं आ रही है। तो इसलिए इसको हम अनावर्ती बोलेंगे। और जो अनावर्ती होती हैं, नॉन रिक्यूरिंग होती हैं, ये आपका अपरिमेय होती हैं। क्या होती है? ये आपका यही होती है अपरिमेय। तो यह बात समझ गए होंगे। वीडियो समझ में नहीं आई होगी, एक बार पुनः बैक करके देख लीजिए। तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या दुर्लभ होती हैं। कुछ ये मैं लिख दिया हूं, जैसे मान लीजिए ये है पाई का मान। पाई का मान तो वास्तव में कहने के लिए 22/7 होता है जो नियर अबाउट है, ये परफेक्ट इसका मान नहीं है। तो जब 22/7 बोलेंगे तो ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन बस पाई बोलेंगे तो पाई का जो वैल्यू होती है 3.1415926535 ऐसा करके आता रहता है। तो आप देखिए ये क्या है? अशांत भी है, नॉन टर्मिनेटिंग है
और साथ में नॉन रिक्यूरिंग भी है, संख्या बार बार नहीं आ रही है, अलग अलग संख्या आ रही है। तो जब नॉन टर्मिनेटिव हो और साथ में नॉन रिक्यूरिंग भी हो तो ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। और कौन होती है, पाई हो गया, कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, ये सब जो है अपरिमेय संख्या होती है। इसी को यदि हम साधारण समझे तो सभी करणी वाली जितने भी होती हैं, अंडर वाले जितने भी होते हैं संख्याएं, वो सभी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ये बात आप क्लियर कर लिए होंगे। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, उसको अब देखते हैं। अब शायद इसको समझने के योग्य हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। बड़ा इंटरेस्टेड है, अब वीडियो में बने रहें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। हमने काफी मेहनत किया इस वीडियो पर, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। आपसे इतना ही हम बस कहते हैं, इतना ही आपसे हमको आशा होती है, तो निराशा नहीं करेंगे। तो आइए हम देखते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होती है। तो देखिए सिंपल सा कथन है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही संयुक्त रूप में एक साथ हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी आप पिछले भाग में ऊपर आपने देखा कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को ही हम कहते हैं वास्तविक संख्या। इसका मतलब यही हो गया कि 1/2 हो, ऋण 1/2 हो, 5 हो, 6 हो, कड़ी में 2 हो, कड़ी में 3 हो, पाई हो, हम क्या बोलेंगे, इसको वास्तविक संख्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय और ये अपरिमेय सब हैं। जितने परिमेय होती हैं उनको भी वास्तविक बोलेंगे और जो अपरिमेय होती हैं उनको भी वास्तविक बोलेंगे। यही है रियल नंबर, यही है वास्तविक संख्या, ठीक है। इतना बस समझिएगा। वास्तविक का मतलब एक और समझ सकते हैं आप, सामान्य भाषा में बात करूं, यदि हम व्यवहारिक बात करूं तो जो अब तक आपने अपने मैथमेटिक्स की गणना में अंक यूज किए हैं, जिन अंकों को अब तक अपनी जिंदगी में यूज किए हैं, प्रयोग किए हैं, उन्हीं अंकों को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या इनके अलावा कोई और यूज किए हैं क्या आप संख्या? यही संख्या तो बार बार आपने यूज किया विभिन्न गणनाओं में, तो यही है वास्तविक संख्या। अब आता है आपका अपरिभाषित संख्या क्या होती है, नॉन डिफाइंड नंबर क्या होता है। नॉन डिफाइंड, तो ध्यान देंगे, जिसका अब तक गणित के दुनिया में, मैथमेटिक्स के दुनिया में कोई व्याख्या नहीं हो पाया है, उसका कोई निश्चित गणना नहीं कर पाया है, उसका कोई निश्चित मान नहीं बता पाया है, उन संख्याओं को हम कहते हैं अपरिभाषित, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे में यदि किसी के बटा में अगर 0 आता है तो ये भी है अपरिभाषित। अगर कहीं लिखा है इनफिनाइट, ये भी है अपरिभाषित। ये अंडर-रूट यदि किसी ऋणात्मक संख्या लिखा गया है तो ये भी क्या है, अपरिभाषित। जितने भी हैं अपरिभाषित हैं। किसी के बटा में 0 हो, इसका निश्चित मान क्या होगा, अब तक गणित दुनिया में व्याख्या नहीं की गई है। इनफिनाइट का सीमा क्या है, ये व्याख्यात्मक निश्चित नहीं है। और एक कणी में ऋण 1 या कणी में ऋण a या कणी में ऋण 5 कुछ भी हो, इसका हम गणना कैसे करेंगे, इसका भी कोई मेथड अब तक नहीं उपलब्ध है। तो ये सभी क्या है, अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड नंबर। ये थे आपके नंबर सिस्टम में कुछ टर्मिनोलॉजी। आइए हम कुछ और देखते हैं जो आपके लिए इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है।
जैसे सम, विषम, सहभाज्य, ये सब क्या होते हैं। तब हम शुरू करेंगे। यूक्लिड जो गणितज्ञ थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आप कहीं पढ़े भी होंगे लेकिन समझ में नहीं आया होगा। आज के बाद आप ऐसा नहीं शिकायत करेंगे। हम अब देखते हैं सम और विषम संख्या, इसको अंग्रेजी में इवन नंबर और ओड नंबर कहते हैं। आपको सम विषम देख करके भागना नहीं है, आपको ये तय नहीं करना है कि आप इसे जानते हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद तय करें कि आप जानते थे कि नहीं जानते थे। तो बहुत आप में से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो नाम आते ही समझ जाते हैं, मैं तो इसको जानता हूं, हमको ये नहीं देखना। नहीं, हो सकता है कि आप जो जानते हो उसमें उसके अलावा कुछ और बताया गया हो, इसलिए आपको पूरा देखना चाहिए। मेरा परामर्श आपके लिए यही है, आपकी मर्जी है। सम संख्या क्या होती है ये तो सभी को पता होती है लगभग। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वह सम संख्या होती हैं। जैसे पहला सम जो होता है वह 2 होता है, फिर 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। यदि मैं कहूं कि 2 का जो पहाड़ा होता है, जो 2 का टेबल होता है, उसी को हम कहते हैं सम संख्याएं। ठीक है। विषम संख्या क्या होती है? ठीक उसके उल्टा, जो 2 से विभाजित ना हो, मतलब 2 के टेबल में से ना हो। जब 2 के हम टेबल को देखते हैं तो उन 2 के टेबल या पहाड़ा में से वो संख्या ना हो, उसे हम कहते हैं विषम। जैसे में पहला विषम 1 होता है, 3 होता है, ऐसे ही 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ये सब संख्याएं होंगी, इसको हम विषम कहते हैं। पहला विषम संख्या 1 होती है। जो अगला विषम आएगा, जो क्रमागत कहते हैं जिसे, वह 2 अंक के बाद आएगा। 1 के बाद 2 अंक जोड़ने के बाद 3 मिला, 3 में 2 अंक जोड़ेंगे फिर 5 मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई संख्या यदि विषम है तो क्रमागत अगली संख्या क्या होगी, तो उस संख्या में आप 2 जोड़ देंगे तो आपको अगली क्रमागत प्राप्त हो जाएगी। वही बात सम के लिए भी लागू होती है। सम अगर पहला 2 है या कोई भी सम दिया हुआ है, अगला क्रमागत क्या होगा उसमें आप 2 जोड़ देंगे तो आपको पता हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आगे। भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, सहभाज्य क्या होता है। शायद भाज्य और अभाज्य तो आप जानते भी होंगे, सहभाज्य बहुत कम लोग जानते हैं। और अभाज्य को भी सही से डिफिनेशन नहीं किया गया है। जैसे में एक अभाज्य है कि भाज्य है, तो मैक्सिमम आप में से यही कहेंगे लोग कि ये है अभाज्य। लेकिन हम देखेंगे वीडियो में वो भाज्य है कि अभाज्य है। फिर देखते हैं। भाज्य का मतलब ये हुआ कि संख्याएं ऐसी हो जो किसी न किसी से विभाजित हो जाती हो। जैसे में अगर इसको मैं और कहूं तो जिस संख्या का भाजक क्या हो, 2 से अधिक हो। 2 से अधिक मतलब क्या है, 2 संख्या से अधिक हो, 2 संख्या से अधिक हो, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। अगर मुझे और थोड़ा सा डीपली पढ़ना हो तो हम ऐसे बोलेंगे, जिस संख्या का भाजक यानी काटने वाला, उसको विभाजित करने वाला 2 से अधिक होंगे तो संख्या क्या कहलाएगी, भाजक कहलाएगी। भाज्य का, जैसे मान लीजिए मेरे पास है, भाज्य कहलाएगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 है। अब देखिए इसके भाजक क्या क्या हो सकते हैं, ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो इसे कितने भाजक हो गए, 2 से अधिक हो गए, ये भाज्य कहलाएगा। 6 की बात करूं तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा। इसके कितने भाजक हो गए, इसके भाजक जो है आपके 4 गो हो गए, जो 2 से अधिक हैं।
तो हम सिंपल सी बात करूं तो भाज्य क्या है, तो आपको यही पता था कि जो अपने और एक के अलावा किसी और से कटे उसको हम भाज्य बोलते हैं, यानी जिसके विभाजन होने की संभावना ज्यादा होती है वो भाज्य होती है। लेकिन अभी हम देखें कि इसका असली परिभाषा क्या है, उसका निश्चित परिभाषा क्या है। तो जिस संख्या का भाजक या विभाजित करने वाली संख्याएं दो से अधिक होती हैं वो संख्या होती है भाज्य। अभाज्य क्या होता है भाई, अभाज्य क्या होता है, तो अभाज्य का मतलब ये है, जिसको अंग्रेजी में हम प्राइम नंबर बोलते हैं, कि वह संख्या जिस संख्या का फैक्टर, फैक्टर मतलब भाजक, फैक्टर्स क्या हो, दो हो, न तो दो से अधिक हो, न तो दो से अधिक हो और न दो से कम हो, वही होता है अभाज्य। जैसे मान लीजिए दो, दो क्या है, अभाज्य है। तीन क्या है, अभाज्य है। पांच क्या है, अभाज्य है। सात क्या है, अभाज्य है। क्यों भाई, क्यों अभाज्य है, तो अभी तो हम देखे हैं सर कि परिभाषा में लिखा हुआ है जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, मतलब दो ही फैक्टर हो। जैसे मान लीजिए दो का, ये एक से कटेगा और दो से कटेगा। इसकी बात करो यदि एक से कटेगा, तीन से कटेगा। पांच की बात करो, एक से कटेगा, पांच से कटेगा, एक से कटेगा और सात से कटेगा। इनके अलावा जितने भी देख रहे हैं आप, क्या इनमें से किसी का भी दो से अधिक फैक्टर है क्या, नहीं है। तो वही तो मैं आपसे बताया हूं कि जिस संख्या के दो फैक्टर हो, उससे अधिक भी ना हो, उससे कम भी ना हो, केवल केवल दो ही फैक्टर हो, उसे बोलते हैं हम अभाज्य। तो देखिए आप, यहां से प्रश्न उठता है वनडे एग्जामों में कि दो कहता है ऐसी कौन संख्या है भाई जो कि अभाज्य भी है और सम भी है, तो ओनली वन टू होती है। ठीक है, तो फिर प्रश्न बनता है कि एक क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। तो देखिए एक जो है न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न तो अभाज्य है। क्यों, आप दोनों देखिए परिभाषा आराम से। जिस संख्या का भाजक दो संख्या से अधिक हो उसको हम भाज्य बोलते हैं, और जिसके केवल दो ही हो उसको हम अभाज्य बोलते हैं। ये तो इसका भाजक जो है बस एक ही है, ओनली वन है, तो ये न तो भाज्य में आया न तो अभाज्य में। तो एक क्या होता है, न तो भाज्य है और न तो अभाज्य है। ये है आपका पूरा खेल। आइए हम देखते हैं आगे सअभाज्य क्या होता है। सअभाज्य क्या होता है, ये शायद आप नंबर नहीं कभी देखे हो, या हो सकता है देखे भी हो। आइए हम देखते हैं इसे क्या है। तो देखिए संख्या, जब भी दो संख्या होती हैं, सअभाज्य कभी भी दो संख्याओं के बीच में होती है। दो संख्या ऐसी हो जिनमें कुछ भी कॉमन ना मिले, जिनका जो महत्तम समापवर्तक है एक हो, उसे हम सअभाज्य बोलते हैं। एक और दो में कुछ कॉमन है, कुछ उभयनिष्ठ है, बिल्कुल नहीं है, तो इसको हम सअभाज्य बोलेंगे। ऐसे ही 6 और 5, दोनों में एक के अलावा कोई और कॉमन है क्या, नहीं, एक केवल कॉमन हर जगह संख्या में होती है। जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य हों, यह दोनों अभाज्य हैं, सअभाज्य कहलाया, ऐसा नहीं है। देखिए यहां भाज्य है और यह अभाज्य है, फिर भी यह सअभाज्य कहलाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। तो जिसमें कॉमन न मिले या एक मिले उसको हम सअभाज्य बोलते हैं। 7 और 10 ये सअभाज्य है। ऐसे ही बात करूं 12 और
12 और कुछ भी बोल लीजिए आप, जैसे मान लीजिए 12 और 5 ये सअभाज्य हैं। मतलब दो संख्या ऐसी हो जिनमें कुछ कॉमन ही ना हो, उन दोनों को हम सअभाज्य बोलते हैं। ये आपका सअभाज्य था। आप वीडियो में बने रहेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं मेन चैप्टर की, जिसके लिए हम अब तक वेट किए। ये तो मात्र भूमिकाएं थी, ये तो सब नंबर सिस्टम थे जो हम पीछे 9th में पढ़े हुए थे। उनके जाने बिना हमको आगे समझने में दिक्कत होती, इसलिए हमने इन सबको पढ़ा। चैप्टर शुरू अब होगा, चैप्टर जो शुरू अब होगा, इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अंग्रेजी में कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया, अपना नियम दिया। उस नियम का नाम पड़ गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए वास्तव में ये कुछ है नहीं, ये केवल एक फैंसी नाम है, यह एक डिजाइनिंग नाम है, और जो इसके अंदर बताया गया है वो कुछ नया है ही नहीं। लेकिन पता नहीं फिर भी यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत लोगों को बहुत हार्ड लगती है, शायद आपको भी लगती होगी, लेकिन बड़ा आसान है। इस क्रिया को जो इस थ्योरी में, इस प्रमेयिका में हम पढ़ने वाले हैं, वो हम बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे में कभी कभी क्या होता है कि जिसको हम कर रहे होते हैं उसका गुण तो जानते हैं, लेकिन जब उसी का नाम कुछ स्पेशल रख दिया जाता है तो हम उस चीज को समझ नहीं पाते कि किसका नाम है, क्या नाम है, ये कोई नया आ गया है क्या। ऐसा यहां पर भी है। आपको पता होगा जब भी आप जैसे किस संख्या में भाग करते रहे होंगे, जैसे मान लीजिए आप अगर 5 का भाग कर रहे हैं 16 में, तो ये बचपन से हमें सिखाया गया है कि भाग करते कैसे हैं। तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा और यहां पे 1 आएगा, ये पता है आपका। इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाजक, ये होता है भाज्य, और ये होता है भागफल, ये होता है शेष। ठीक है ना। एक क्रिया तो लगभग सभी आप जानते हैं, इसी का नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बस क्या अंतर है कि इस भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, इन चारों के बीच में एक संबंध लिख दीजिए। इन चारों के बीच में एक संबंध लिखना ही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहलाता है। हम लोगों को ये बताया गया, जब ये भाग सिखाया गया बचपन में, कि जो भाज्य होता है वह बराबर होता है किसके, भाज्य और भागफल के गुणनफल के। भाजक और भागफल के गुणनफल के प्लस शेषफल के। अगर ये नियम सही बैठता है तो भाग सही है, ये मुझे बताया गया, आपको बताया गया। 5 तिहाई 15 अब प्लस 1 16 हुआ कि नहीं हुआ। ये तो नियम आप जानते थे ना पहले से। इसी नियम का नाम हो गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जब इसी को यूक्लिड ने थोड़ा सा तरीका से लिख दिया तो उसका नाम पड़ गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप देखिए, लेकिन है क्या ये, हमारा पुराना वाला भाग मेथड है भाई। बात समझ में आ गई आपको। देखिए जो ये बीच में होता है जिसमें हम भाग करते हैं, वो बड़ा संख्या भाज्य कहलाता है, और अंग्रेजी में कहते हैं डिविडेंड। और जिससे हम भाग करते हैं उसे हम कहते हैं, छोटा वाला जो होता है जिससे हम भाग करते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं,
अंग्रेजी में कहते हैं डिविजर, और जो भागफल आता है यहाँ आपका उसको हम भागफल बोलते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं क्वेसेंट, और जो अंत में शेषफल बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। और ध्यान देंगे आप हमेशा जो ये जो भाजक होता है ये हमेशा ही भाज्य से छोटा होता है, ये बात ध्यान देंगे, क्योंकि इस यूक्लिड वाले में हमको यही ध्यान देना है मुख्य रूप से, ये जो भाजक होता है हमेशा इस भाज्य छोटा होता है और ये हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। क्यों? अगर शेषफल से बड़ा नहीं होता तो भाग एक बार फिर चला जाता ना। तो जब हम 5 से भाग किए हैं 16 में 3 बढ़ गया है और एक जो है एक्स्ट्रा हो गया है, बेसी हो गया है, और जो बेसी हो गया वो 5 से कम है। 5 से कम 4, 3, 2, 1, 0 भी हो सकता है। तो जिससे हम भाग करते हैं जो हमारा भाजक होता है शेषफल हमारा क्या रहेगी, हमेशा उस 5 से कम रहेगी, यानी 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 और 0 भी हो सकती है, ये बात ध्यान देंगे आप। लेकिन कभी भाजक के बराबर शेषफल नहीं होता है या उससे बड़ा भी नहीं होता है। जब भी शेषफल बचेगा तो जिससे भाग कर रहे हैं उससे आप शेषफल कम ही बचेगा, ये बात आप काफी ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कर दिए यूक्लिड साहब ने कि इन्हीं का संकेत नाम दे दिए, भाज्य को ए बोल दिए और भाजक को बी बोल दिए और भागफल को क्यू बोल दिए, शेषफल को आर बोल दिए। ये सूत्र बन गया, यही क्या कहलाती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही है। अब अपन दिमाग में सेट कर लीजिए, ये क्या है, बड़ा वाला संख्या जिसमें हम भाग कर रहे थे, भाज्य ये है छोटा संख्या जिसका हम भाग कर रहे थे, जिससे हम कटा रहे थे, भाजक, और ये क्या है, भागफल जितने बार कटा है और प्लस शेषफल, इसी का नाम हो गया यूक्लिड प्रमेयिका। ठीक है, जैसे में अधिक संख्या को लिखना हमको, सपोज दैट अगर ये 45 है और एक जो है 6 है, मुझे इसको इन दो संख्याओं को लिखना हो यूक्लिड विभाजन के रूप में, लिखिए कैसे, तो आप यही काम कर दीजिए, बड़े वाले में छोटे वाले का भाग कर दीजिए और जो आता है उसी को यहां लिख दीजिए। ठीक है, तो जो जिसमें हम भाग करते हैं वो हमेशा बाहर रहेगा, भाज्य रहेगा बड़ा वाला, जिससे भाग करते हैं वो यहां रहेगा जो बी का मान है। अब कौ बार भाग जा रहा है, 6 7 42, 7 बार जा रहा है, 7 रहेगा हमेशा क्यू। शेषफल कितना बचा, 3 बचा ना आपका। तो हमने 45 और 6 को यूक्लिड विभाजन लेमा के रूप में लिख दिया। ठीक है, ये है आपका यूक्लिड विभाजन लेमा का उदाहरण। यदि मुझसे और कुछ कहा जाए, जैसे मान लीजिए मेरे पास 21 है या 18 है और हमसे भाग करने कहा जाए 5 से, या कहा जाए कि 18 और 5 को आप यूक्लिड डिवीजन के रूप में लिखिए, तो जो बड़ा वाला है वो यहां लिखा जाएगा और ये भाग कर रहे हैं जिससे वो यहां लिखा जाएगा। भाग कौ बार जा रहा है भाई, 3 बार जा रहा है ना, यहां रहेगा। कितना बच रहा है बीबी, तो 3 बच रहा है, ये आपका हो गया। यही है, यही पूरा फंडा क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, खत्म। आइए हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। तो ये क्या था जो हम लिखे हैं, ये वास्तव में भाग था, और इस बेस को, इस नियम को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। आप देखिए थोड़ा सा आगे हम पढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। वो तो लेमा था, लेकिन एल्गोरिथ्म क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म। ये कुछ नहीं है, एल्गोरिथ्म मतलब होता है
किसी भी सिद्धांत को प्रयोग करके किसी भी गणना को करना, किसी भी गणना को करना, किसी भी कैलकुलेशन को करना, वही एल्गोरिथम है। क्योंकि कौन है ये? यूक्लिड्स डिवीजन। मतलब जो यूक्लिड साहब का जो डिवीजन लेमा था उसी का प्रयोग करके हम किस समस्या को हल करेंगे, किसी प्रश्न को हल करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? किसी भी नियम को, किसी भी थ्योरी को, किसी भी सिद्धांत को प्रयोग करके हम यूज करके हम किसी प्रॉब्लम को हल करें, किसी प्रश्न को हल करें, उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। तो ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए दो अंक हैं, एक जो है 42 है और एक जो है 36 है, 36 है। इसको बदलना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में। तो क्या करेंगे? अभी तो देखें आप, बड़े वाले में छोटे वाले का भाग करेंगे 36, भाग एक बार जाएगा, यह इतना बचेगा, यहां कितना आ जाएगा? 6। ठीक है। अगर इसी को हम लिखूं एल्गोरिथम, सॉरी लिखूं मैं लेमा के रूप में, क्या कहेंगे आप? बड़े वाले को हम बाहर कर देंगे यहां पे, जिससे भाग किया हूं यहां पे रहेगी। भाग कितने बार गया है? एक बार यहां पे रहेगा, तो इसमें कितना 6 आया ना, यहां पे रहेगा। अब इसी काम को और आगे बढ़ाऊं, अब इस शेषफल आया है ना, इस शेषफल का इस भाजक में भाग करूं फिर से 36, जो शेषफल आया है, यदि इसी का हम इस भाजक में भाग करूं तो भाग कब बार जाएगा? 6 बार जाएगा। ये शून्य शून्य आ जाएगा आपका। अब देखिए यहां से भी तो फिर से भाग किया गया है, ऊपर ही भाग किया गया था, यहां से भाग किया गया, तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं लेमा के रूप में। तो क्या हो जाएगा? आप 36 में भाग कर रहे हो बराबर 6 से भाग कर रहे हो, भाग 6 बार जा रहा है, शेषफल 0 बच रहा है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, यहां भी लेमा प्रयोग किया, फिर यहां भी लेमा प्रयोग किया। हो क्या रहा है? यही है एल्गोरिथम। क्योंकि यहां भी लेमा, यहां भी लेमा, नीचे भी लेमा प्रयोग होगा। माने किसी एक थ्योरी को हम बार बार यूज करते हुए समस्या को हल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो ये क्या है? आपका एल्गोरिथम है। क्योंकि एक बार हमने 42 में भाग किया 36 का, ऐसा हमें लेमा मिला, फिर हम 36 में भाग किया 6 का, हमें ये लेमा मिला। ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बात समझ में आ गई होगी ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आइए हम आगे देखते हैं कि जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसका प्रयोग हम करते कहां हैं, समस्या क्या है जिसको हल करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, अभी हम ये देखने वाले हैं। तो आप नाम सुने होंगे HCF। इसी को हल करने के लिए एल्गोरिथम प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम यहां देखते हैं कि HCF क्या है, हिंदी में नाम क्या है, केवल CF क्या है और केवल F क्या है। हम विधिवत पढ़ने वाले हैं इसको। शायद आज आप जो पढ़ेंगे HCF के बारे में, ऐसा आप कभी ना पढ़े हों। तो आइए हम देखते हैं HCF क्या होता है। HCF क्या होता है, विधिवत पढ़ेंगे आप सबके लिए। अगर 10th में है तो फायदा तो करबे करेगा। ये उन लोगों के लिए फायदा करने वाला है जो आज तक HCF समझ नहीं पाए क्या होता है। देखिए H का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट। C का मतलब होता है कॉमन, और F होता है फैक्टर। ठीक है। हाईएस्ट का मतलब होता है महत्तम, माने बड़ा से बड़ा। कॉमन कहते हैं उभयनिष्ठ को, उभयनिष्ठ।
और फैक्टर बोलते हैं हम लोग भाजक। भाजक कह सकते हैं, या इसी का नाम है अपवर्तक। ठीक है, अगर पूरे को हिंदी में कहा जाए क्या कहेंगे? महत्तम उभयनिष्ठ को बोलते हैं समान, या महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक ये हो गया अपवर्तक। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में, जो दोनों में समान हो उसे बोलते हैं समान। तो महत्तम समापवर्तक बोलते हैं पूरे को हिंदी में इसको। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 12 है, ठीक है, तो मैं देखूं कि 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। फैक्टर मतलब जो 12 को विभाजित कर सके। तो एक तो 2 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, और खुद 12 भी तो होगा। मतलब 12 के 4 फैक्टर हैं, 4 को अपवर्तक है भाई। ये 2 12 का फैक्टर है, 3 12 का फैक्टर है, 4 12 का फैक्टर है, 6 12 का फैक्टर है, खुद 12 भी 12 का फैक्टर है। ऐसे ही मैं बात यदि करूं तो 18 का फैक्टर क्या हो सकता है? तो अब बात करेंगे तो 2 से भी 18 कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, और 6 से भी कटेगा, और 9 से भी कटेगा, और खुद 18 से भी क्या हो जाएगा? वो कट जाएगा। तो 2 18 का फैक्टर, 3 18 का फैक्टर, 6 9 18, ये सभी क्या है? 18 के ही तो फैक्टर है। अब संख्या में और ले लूं, 24 ले लूं मैं, तो क्या लगेगा आपको? ये 2 भी इसका फैक्टर है भाई, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है, और 24 भी है। तो आप अब तक ये जान चुके होंगे कि 24 को विभाजित करने वाला फैक्टर कहलाता है अपवर्तक कहलाता है, और 2 भी अपवर्तक है 24 का, 3 भी अपवर्तक है 24 का, 4 भी अपवर्तक है 24 का, ये सभी भी हैं 24 का अपवर्तक। ठीक है, अब बताइए इनमें से कौन कौन ऐसे अपवर्तक हैं, ये सभी अपवर्तक हैं, इनमें से कौन कौन ऐसे अपवर्तक हैं जो कॉमन है, उभयनिष्ठ हैं, सब में है? तो देखिए आप, दो तीनों में है। जो दो हमारा अपवर्तक है वो तीनों काट रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 3 भी तो है। देखेंगे आप, 3 भी क्या है? तीनों का अपवर्तक है। 12 का अपवर्तक 3, 18 का अपवर्तक 3, 24 का अपवर्तक 3। 4 तीनों में नहीं है, 6 है तीनों। देखिए 6 तीनों में है। ठीक है, तो 6 भी जो है तीनों का अपवर्तक है। तो हम क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ अपवर्तक, कॉमन फैक्टर। 2 3 4 6 12, फिर 2 3 6 9 18, ये सब क्या है? ये सब केवल फैक्टर है, केवल भाजक है। लेकिन उभयनिष्ठ भाजक क्या होता है? जो भाजक दोनों में, तीनों में, सब में आया हुआ हो उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ भाजक बोलते हैं। कौन उभयनिष्ठ भाजक है? देखिए इसको यदि बात करूं हम, उभयनिष्ठ भाजक, या बोलो इसको हम कॉमन फैक्टर। क्या बोलो इसी को हम? कॉमन फैक्टर। ये क्या होगा? तो जो संख्याएं हैं सब में उभयनिष्ठ हो ऐसा फैक्टर होना चाहिए। देखिए 2 भी है, 3 भी है, और 6 भी है। 2 3 और 6, ये तीनों क्या है? ये कॉमन फैक्टर है, ये तीनों में है, उभयनिष्ठ फैक्टर है। इसी उभयनिष्ठ को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम समापवर्तक, समान अपवर्तक, समापवर्तक, उभयनिष्ठ
अपवर्तक को ही बोलते हैं समापवर्तक, यानी कॉमन फैक्टर का नाम क्या हो गया, समापवर्तक या उभयनिष्ठ भाजक। ठीक है, और इन तीनों में से महत्तम कौन है, इन तीनों कॉमन फैक्टरों में से, ये तीनों समा अपवर्तक में से सबसे बड़ा अपवर्तक कौन है, तो 6 है ना। तो क्या बोलेंगे 6 को हम, 6 क्या कहलाएगा, 6 तो समापवर्तक है, 6 तो उभयनिष्ठ भाजक है, 6 तो कॉमन फैक्टर है, लेकिन सबसे बड़ा भी है। इन सब में क्या है, सबसे बड़ा है, तो क्या बोलेंगे, सॉरी हाँ बड़ा है, क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे समापवर्तक। तो बोलबे करेंगे, लेकिन महत्तम भी तो है, सबसे बड़ा को महत्तम बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। अंग्रेजी में कहें इसी को, तो कॉमन तो फैक्टर है वही है, ये कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, लेकिन का हाईएस्ट है, ये क्या है, तो हाईएस्ट है। देखिए यही है हमारा जो हम पढ़ रहे हैं, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए यहीं से आ गया। मैं यदि बोलूं 12, 18, 24 तीनों में महत्तम समापवर्तक क्या है, तो आप झट से बता देंगे 6 है, लेकिन बताना महत्वपूर्ण नहीं है, समझना महत्वपूर्ण है कि 6 महत्तम समापवर्तक तो है, लेकिन ये कौन सा गुण दर्शा रहा है, यह गुण वह दर्शा रहा है कि कोई भी महत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या होती है। अब 6 से बड़ा कोई यहाँ पे संख्या नहीं है जो सबको विभाजित कर सके, 6 से छोटा है 3 है 2 है, ठीक है ना। तो समापवर्तक कई हो सकती हैं, लेकिन महत्तम समापवर्तक एक ही होगा जो सबको विभाजित करे और सबसे बड़ी भी हो, यह है महत्तम समापवर्तक, जो हम 6 प्राप्त कर चुके हैं 12, 18, 24 के लिए। लेकिन ये तो समझने वाली बात हो गई, ये तो हम समझे हैं कि होता क्या है, लेकिन जब हमें महत्तम समापवर्तक निकालना होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी दी गई संख्याओं को काटने वाली में से, उसको हल करने की 2 विधियां हैं। 2 विधि कौन कौन है, एक है गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड, और एक है डिवीजन मेथड। तो हम देखते हैं उसको क्या होती, ये सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करने वाली संख्या होती है। तो ध्यान देंगे, अगर हमारे पास 12 है और यदि हमारे पास 18 है और 24 है, तो हम इसका निकालते कैसे हैं, महत्तम समापवर्तक कम से कम गणना करके। तो जो हम बचपन से पढ़ते आए, आप भी शायद देखे होंगे कई बार ये बचपनों में आप, तो गुणनखंड पहले करते हैं, गुणनखंड अभाज्य रहने चाहिए। तो इसे गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। ऐसा पहले आप गुणनखंड कर लेंगे दी गई संख्याओं का। गुणनखंड कैसा, अभाज्य गुणनखंड। जितनी संख्याएं यहाँ पे देख रहे हैं, ये कोई भी भाज्य नहीं है, सभी अभाज्य हैं। करने के बाद जब हमको मौसा निकालना होता है, तो हम देखते हैं कि सब में कॉमन होना चाहिए। पहले जितने गुणनखंड हुए हैं, ये तीनों वाले में कॉमन रहना चाहिए। 2 की हम बात करें तो कॉमन दोनों तीनों में है, तो 2 हमारा मौसा हो सकता है, लेकिन कॉमन हो, लेकिन कम से कम बार आया हुआ हो। देखिए 2 यहाँ 2 बार आया हुआ है, यहाँ 2 1 बार आया है, यहाँ 2 3 बार आया हुआ है, तो कम बार किस में आया है, इसमें आया है। कितने बार आया है, 1 बार, तो हम वही लेंगे 1 बार केवल। अब की संख्या और की बात करते हैं, क्या 3 तीनों में आया हुआ है, कॉमन सब में है क्या, तो हाँ है। यहाँ 1 बार आया है, यहाँ 2 बार आया है, 1 बार आया है, तो कम बार को बार आया है, तो कम से कम बार यहाँ 1 बार और यहाँ भी 1 बार। अब 1 से तो कम नहीं आया है, तो हमें कम बार ही लेना होता है, तो हम 1 बार ले लेंगे। ये हो गया आपका 6 गुणा करने के बाद।
ये आपका हो गया महत्तम समापवर्तक। ये सबको पता होता है। एक विधि होता है भाजक विधि या भागफल विधि। हम क्या करते हैं कि सबसे बड़े वाले में उससे छोटे वाले का हम भाग करते हैं। ठीक है, 24 जब भाग करेंगे 18 का तो एक बार जाएगा, यहां जाएगा आपका 6। अब फिर शेषफल आया है, इस शेषफल का हम भाग कर देंगे किसमें, तो भाजक में, जिससे हम भाग के तो उसमें ऐसा 36 18 आ गया, अंत में शेषफल बच गया, बचा नहीं, कट गया। तो जो अंतिम भाजक है ना, जो अंतिम भाजक है ये हमारा क्या होता है, यही हमारा मौसा होता है। ठीक है, ये चूंकि भाग के रूप में है, तो जब भाग के रूप में है तो इसको आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में लिख सकते हैं। कैसे, तो पहले 24 से भाग किया गया है, 24 बराबर 18 से भाग किया गया है, भागफल 1 पर आया है, शेषफल 6 बचा है। पुनः हमने क्या किया, इस 18 में भाग किया तो ये भाज्य बन गया। किससे भाग किया, शेषफल से भाग किया ना, शेषफल भाजक बन गया। भाग का बढ़ गया, 3 बढ़ गया, शेषफल कितना बचा, 0। तो अंतिम भाजक क्या है जिससे भाग करने पर शेषफल 0 आ चुका है, वो 6 है ना, ये हो जाएगा आपका मौसा। तो हमको जो पढ़ना है ये नियम यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमको ये वाला नियम पढ़ना है। इस नियम का ही मॉडरेट रूप, इस नियम का ही आधुनिक रूप क्या पढ़ना है हमको, ये पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। और कुछ नया नहीं है, वास्तव में यही तो है। बस करना क्या है कि बड़ा वाले में करिए। एक काम भी खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, अभी 12 बचा हुआ है ना, तो जो अंतिम और भाजक आया है इसका हम भाग क्या करेंगे, फिर से एक बार इसका भाग हम इस अंतिम वाले में भी करके देखेंगे, 12 वाले में। ठीक है, यहां कर लेते हैं इसको, 6 आया तो 6 से भाग करेंगे, 6 दूना के 12, फिर कट गया, कोई बात नहीं। तो अंतिम भाजक क्या हमारा 6 बन रहा, यानी हम क्या कर रहे हैं, फिर 12 में भाग किए हैं, 6 का तो 2 बढ़ गया है, प्लस 0 मिला है ये आपका। तो अंतिम भाजक तो 6 आया हमको, ये हमारा मौसा हो गया। मतलब कहने का हमारा यह है कि महत्तम समापवर्तक निकालने का एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, और ये कुछ नया नहीं है, ये भाग वाला ही विधि है। क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला होता है उसमें छोटा वाला भाग करते हैं, इसको हम लिखते हैं इस रूप में, इसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। फिर जो हमारा शेषफल बचता है, इस शेषफल का पहले वाले भाजक में भाग करते हैं, अब फिर इसको लिखते हैं किसमें, हम एल्गोरिथम में। और जो संख्या और बची हुई है 12, उसमें हम फिर भाग करते हैं जो अंत में भाग करने पर आया था। यही तो हमारा मौसा हो गया, लेकिन मौसा तब होगा जब ये क्या करेगा, 12 को भी विभाजित कर देगा। तो 12 को विभाजित किया, 6 आ गया। अंतिम भाजक तो 6 है, जिसके वजह से इस पर कितना आया है, 0 आया हुआ है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये क्रिया हम तब तक करेंगे जब तक अंत में 0 न आ जाए। जब 0 आ जाएगा उस समय जो भाजक होगा हमारा महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो हमने क्या देखा, महत्तम समापवर्तक क्या है, निकालते कैसे हैं। तो दोस्तों इसी में आगे हम आपके चैप्टर को हल करने वाला हूं। 1.1 इसी वीडियो में आपको 5 या 6 प्रश्न होंगे, इसको हम हल करेंगे। थोड़ा सा प्रश्न का लेवल हाई है, लेकिन हम लोग इसको विधिवत समझने का प्रयास करेंगे और समझ कर लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जिससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल लगाए जाते हैं। आइए अब हम प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं। और पहला सवाल है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न है कि 135 और 225 का एलसीएम क्या होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये पहले प्रश्न का हल है।
135 और 225, 135 और 225, ये दोनों में हमें एचसीएफ प्राप्त करना है। तो हम इसको करेंगे यूक्लिड के नियम से, जो आप पढ़े हैं अभी अभी। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे छोटे वाले को बड़े वाले में भाग करते हैं, ठीक है। और जब भाग करते हैं तो आपको भाग करना आता ही है। 225 जब इसमें आप भाग करेंगे 135 का, तो भाग कब बार जाने वाला, एक बार जाने वाला है। यहाँ 0 आएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। अर्थात देखा जाए, जब इसी को हम बदलेंगे यूक्लिड लेमा के रूप में, तो क्या आएगा आपका, देखिए ये भाज्य है तो 225 होगा, बराबर ये भाजक है 135 होगा, गुणे भागफल है 1 और प्लस शेषफल जो है 90, ठीक है। शेषफल जो है शून्य नहीं आया। अब हमको इसको पुनः हम करेंगे, जो शेषफल आया है इस शेषफल का हम 135 में पुनः भाग करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस बात समझने का प्रयास करें। भाग कितने बार जाना है, एक बार जाने वाला है, तो ये आप 90 करेंगे, इसको यहां से आएगा 45। तो जो यहां पे भाग कर रहे हैं ना, इसे पुनः आप प्रमेयिका के रूप में लिखिए। तो देखिए 135 जो आपका यहाँ भाजक था वह भाज्य बन गया है, बराबर जो शेषफल था वो भाजक बन गया है, देखिए आप, और भागफल जो है एक बार आया हुआ है और शेषफल जो है 45 है। हम इसी क्रिया को इसमें करते हैं, बस थोड़ा सा हमें अभ्यास करना होता है। तो आप देख लेंगे, तो पुनः यही काम यहाँ करेंगे। अभी शेषफल शून्य नहीं आया, आगे हम फिर बढ़ाएंगे, शेषफल था उसको हम 90 में भाग करेंगे, तो आपका यहां से 2 बार में कट जाएगा और शेषफल शून्य आ चुका है, वहीं हम रुक जाएंगे। और इस क्रिया को आप यहां दिखा दीजिए। तो हमने 90 को भाज्य बनाया, शेषफल को भाजक बनाया और भागफल जो है 2 बढ़ गया, शेषफल शून्य हो गया। तो अंतिम भाजक क्या है जिसके भाग करने पर शेषफल शून्य आ चुका है, तो वही हमारा होता है HCF, जो कि यहाँ पे 45 है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसी का पहले का ही सेकंड है और ये है 196 और 28,000 और 28,000 सॉरी 38 है, 38,220 है, 38,220 है, ठीक है। तो अब देखिए इसे कैसे हम निकालते हैं ऐसे, बिल्कुल पुराना ही काम करना है जो अभी हम किए हैं। हम क्या करेंगे, छोटे वाले को बड़े वाले में भाग करेंगे। तो आप करेंगे यहाँ पे, ये है 38 पुनः 220, ये आसान तरीका है। यूक्लिड में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको अनुभव होना चाहिए। 196 का हम भाग करते हैं, जाएगा ये 2 बार जाएगा, नहीं एक ही बार जाएगा, ये हो जाएगा आपका 196 हो जाएगा, यहाँ से 6 बचेगा और यहाँ 7, यानी यहाँ से आपका हो जाएगा 8 आएगा, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 1, ठीक है। इतना आपका आया 186। देखते हैं पुनः, ये 7 हो चुका था, 17, 8 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो गया, 6 आया, यहाँ पे 2 बचा, एक, ठीक है 86 आएगा। चलिए अब उतारते हैं 2 को, भाग का बार जाने वाला है, 2 9 18, 9 बार जाने वाला है, इसको 9 बार ले जाइए आप, 9 छक्के 54 को 4 हो जाएगा और 9 9 81, 81 5 86 और 9 1 9 और 9 8 17, ठीक है। यह कितना जाएगा, तो यहाँ से आपका 8 आएगा और यहाँ से 9 हो जाएगा और यहाँ कट जाएगा, 98 आया आपका। अभी हम भाग ले जाएंगे नहीं, इसको हम पुनः अभी भाग करना है ना, ये बचा हुआ यहाँ पे है, उसको उतारेंगे। जो क्या बचा हुआ है, ये बचा है आपका 0। तो जब भाग करेंगे आप कब बढ़ जा रहा है, देखिए तो
2 5 10 जाएगा 5 बार, 5 6 30 को 0 हो जाएगा, 5 9 45 और 3 48 हो जाएगा, और 5 1 5 और 5 4 9 हो जाएगा। यानी आपका शेषफल शून्य आ चुका है। ठीक है, जो हमारा भागफल आया इतना आया, अर्थात इसी को हम बदलेंगे। देखिए शेषफल शून्य आ गया है ना, तो जो हमारा अंतिम भाजक है ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसी को तुम आप जो है बदलेंगे यूक्लिड के रूप में, तो भाज्य हो जाएगा 38 220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। ये पहले स्टेप में क्या हुआ, भाग करने पर 0 आ चुका है, तो जो हमारा ये भाजक होगा ना, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ से एचसीएफ 196 आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, ऐसे ही हम आपके सामने थर्ड सवाल है, उसको भी देखें आप। थर्ड क्या कह रहा है, तो उसे आप स्वयं भी कर सकते हैं। प्रश्न प्रथम का थर्ड है और ये कह रहा है 867 और 255, 867 और 255 इनका आपका मौसा निकालना है। तो वही फिर पुराना काम करेंगे, बड़ा लो बनाएंगे भाजक, भाज्य बनाएंगे 867 को, और 255 को बनाएंगे हम भाजक। ठीक है, क्योंकि जब बड़ा होती है तो हम इसको देखते हैं, थोड़ा ध्यान से भाग करके निकालते हैं। तो 867 इसमें हम भाग करने वाले हैं 255 का। ठीक है, कितने बार भाग जाने वाला है, 3 तरीके 9 जाएगा 3 बार, 3 5 15 को 5 जाएगा, और 3 5 15 और 1 16 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 6 1 7 आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा 2, और यहां से आएगा 0 और ये आएगा इतना। पुनः हम इसका भाग करेंगे इसमें 255 का। तो पहले तो हम इसको लिख लेंगे, भाग 3 बार गया है, भागफल आपका शेषफल जो 102 आ गया है। ठीक है, अब ये काम फिर करेंगे, जो भाजक है ये भाज्य बन जाएगा इस बार। तो 255 को हम बराबर करेंगे, यहां से निकालिए आप, तो यहाँ भाजक जो है हमारा 102 हो चुका है, शेषफल भाजक बन चुकी है। और क बार गुणा करना है, देखते हैं, ये जाएगा आपका 2 बार, और यहाँ पे हो जाएगा 104 104 होगा, यहाँ से बचेगा आपका 51 बचेगा। ठीक है, इसके लिए आप कर लेंगे, जो 2 बार गया है शेषफल जो 51 बचा है। ठीक है, इसी काम को हम पुनः करेंगे, जो भाजक था वो भाज्य बन चुका है, और जो शेषफल था वो आपका भाजक बन चुका है, 2 बार जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं यहाँ से। तो अंतिम भाजक क्या है, तो 51 है, वही हमारा एचसीएफ होगा, क्योंकि उससे भाग करने पर 0 आ चुका है। तो कितना होगा हमारा एचसीएफ जो होगा वास्तव में हमारा 51 होगा। ठीक है, तो आप भली भांति समझ गए होंगे या समझ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आती है तो दोबारा इसको देख लें, वीडियो एक बार में नहीं देख पा रहे हैं आप तो स्टेप बाय स्टेप देखें, कुछ अभी देख लें कुछ बाद में देख लें, ऐसे करके आप कई बार दोहरा दें वीडियो को, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है और इसको देखने का प्रयास करें। प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है या होता है। ठीक है ना, चलिए देखिए आप ध्यान से, दिया है आपका, इसका हल हम कर रहे हैं यहां से। ये सेकेंड सवाल है। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है ये सब, जिसको आप या स्टूडेंट छोड़ दिया करते हैं कठिन समझ करके, लेकिन परीक्षा में आता है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए 6x+1 6x+3 और 6x+5 यहाँ पे क्यू दिया है तो आप क्यू कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यू भी चर है तो ये भी चर है। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी धन विषम पूर्णांक इस रूप में होता है। अब इसे प्रूव करें, आसान है, आप ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। देखिए हम कैसे लगाएंगे इसको। सबसे पहले तो हमको पता चल रहा है
कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में है। ये आपका भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, शेषफल हो गया, सभी में देख रहे हैं आप। तो हमको ये पता हो चुका है कि 6 से 6 हमारा भाजक है, 6 हमारा भाजक है, यानी 6 से भाग किया गया है। भागफल नहीं पता है तो हम संख्या को मान लिया करेंगे, संख्या को हम मानेंगे। संख्या क्या है? संख्या यदि ए है तो हम इसको ऐसे करेंगे, माना संख्या ए है। ए मतलब संख्या है, इसको आप इस रूप में तोड़ दीजिए तो हमको पता है कि 6 होगा और क्यूब प्लस आर भी होगा। ये संख्या माना गया है, ठीक है ना, क्योंकि 6 से हम भाग कर रहे हैं, इस पर हम संख्या मान लिया। 6 से भाग करने के ये है आपका, जहां पे आर का मान, शेषफल का मान क्या क्या हो सकता है, तो आर का मान जब भी होगा जिससे आप भाग करते हैं, जो भाजक होता है उससे हमेशा कम ही होता है। मतलब शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो सकता, उससे हमेशा कम रहेगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान देंगे। तो हम जब एक, हमारे पास कितने शेषफल हो सकते हैं और सभी शेषफल को रख करके यहाँ पे हम संख्या हम कई प्राप्त कर सकते हैं। कई का मतलब 2, 2, 4, 2, 6, हम 6 संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं जो माने हैं उसमें से, क्योंकि आर का मान तो इतने संभव है ना, 6 से भाग करने पर आर कितने मान संभव है, तो इतनी संख्याएं भी संभव हो जाएंगी। तो हमने इस बात को ध्यान दिया और यहां से हमने क्रमशः किया। जब आर का मान 0 लेते हैं तो संख्या हमें क्या मिलती है, तो 6 क्यूब प्लस 0 मिलती है, जिसका कितना हल आने वाला है, तो 6 क्यूब, ठीक है। जब हम आर का मान 1 लेंगे तो संख्या क्या मिलेगी, 6 क्यूब प्लस आर का मान 1 ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया 6 क्यूब प्लस 1। देखिए सम क्या होता है, देखिए संख्या जो आई है, जो ए का मान आया है वही ना ए का मान है, ये सम है कि विषम है, तो सम है। सम क्यों भाई, क्योंकि 2 से कट जाएगा, कोई भी संख्या 2 से कट जाएगी तो सम होती है, ठीक है ना, तो ये सम हो गया। और ये क्या होगी, देखिए 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि ये पूरी संख्या जो है आपका संख्या है, और पूरे में भाग 2 से करेंगे आप तो ये तो कटेगा, लेकिन ये नहीं कट पाएगा, इसलिए ये संख्या नहीं कटेगी, ये हम कह रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ये संख्या 2 से नहीं कटने वाली, नहीं क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका विषम, ठीक है। तो हमने एक तो प्रूव कर दिया 6 क्यूब प्लस 1 क्या है, विषम ग्रुप क्या है। आर का मान आप 2 लेते हैं तो हमें संख्या मिलने वाला है 6 क्यूब प्लस 2, और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो देख सकते हैं कि 6 क्यूब प्लस 2 में अगर इसको हम भाग करते हैं 2 से तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, मैंने पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, जब 2 से पूरा कट जाएगा तो हम इसको सम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आर बराबर आप 3 लेंगे तो आपको मिलेगा ए बराबर 6 क्यूब प्लस 3, क्योंकि आर का मान हम लेते जा रहे हैं, सब कुछ वही रहेगा, तो इसलिए हमको ये मिलेगा। और बताइए जब आप 6 क्यूब प्लस 3 में 2 का भाग करेंगे तो क्या ये कटने वाला है, नहीं कटेगा ना, और जब नहीं कटेगा तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे को विषम बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपका 6x प्लस 1 विषम हो गया और 6 क्यूब प्लस 3 भी क्या हो गया, विषम हो गया, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं आगे, आगे कह रहा है इसी में, जो थोड़ा सा ऊपर देखते हैं हम लोग। आइए प्रश्न हटा करके हटाते हैं और देखते हैं इसको। आर का मान जब हम लेंगे 3 तक हो गया, 4 लेते हैं तो हमें संख्या क्या मिलेगी, तो हमें ए 6 क्यूब प्लस 4 मिलेगा। अब बताइए 6 क्यूब प्लस 4 है, 2 से विभाजित है कि नहीं, एकदम विभाजित है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका सम आएगा, ठीक है ना। चलिए जब आर का मान आप 5 लेंगे तो हमें ए बराबर 6 क्यूब प्लस 5 मिलेगा। पता है पूरी संख्या में 6 क्यूब प्लस 5 में अगर 2 से भाग करेंगे तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, अर्थात पूरा जो है नहीं कटेगा, पूरा कटना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विषम हो गया, जो 2 से नहीं कटता विषम होता है। तो आप देखिए ये और पुनः ये और पुनः ये 6 क्यूब प्लस 1 भी विषम आया
और 6 क्यूब प्लस 3 विषम आया और 6 क्यूब प्लस 5 भी विषम आया, अर्थात ये लोग क्या है, विषम है, जो कि पूर्णांक है। ये प्रूव हो चुका है। चलिए तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न 3 कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है। 616 मेंबर वाला एक सेना है और सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी परेड के पीछे कार्य करना है। दो समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। देखिए, जब भी सवाल में अधिकतम वर्ड पूछता है तो वास्तव में HCF ही पूछता है। फिर भी 616 हमारे आर्मी वाले हैं और 32 जो है बैंड पार्टी वाले, जो कि आर्मी वाले वो भी हैं। इन सबको एक समान भागों में बांटना है, जिससे कि जो इनकी लंबाई हो, जो इनके मेंबर हो एक पंक्ति में या एक स्तंभ में, उतना ही हो, और जो 32 वाले में हैं उसके भी एक पंक्ति में उतना ही मेंबर हो। मतलब आपको एक ऐसा स्तंभ में लोगों को बांटना है कि कोई स्तंभ छोटा बड़ा ना हो और कम बेसी भी ना हो, मिक्सिंग भी ना हो। ये ऐसा नहीं हो कि जो हमारे आर्मी वाले हैं वह बैंड वाले में मिल जाएं और बैंड वाले आर्मी में मिल जाए, ऐसा नहीं होना है। आर्मी वाले को अलग स्तंभ में बांटना है और बैंड वाले को अलग स्तंभ में बांटना है। हाँ, लेकिन दोनों का स्तंभ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब एक स्तंभ में मेंबर संख्या क्या होना चाहिए, बराबर। तो आपको ये पता होगा, ये बोला है बड़ा से बड़ा स्तंभ क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, बड़ा से बड़ा कहेगा तो वह HCF ही पूछ रहा है, ठीक है ना। यानी हम क्या करेंगे, 616 और 32 का HCF प्राप्त करेंगे। यही है बस। इतना बड़ा सवाल है, लेकिन इसका कितना है, केवल यही मतलब है। निकालिए आप। 616 में हम 32 का भाग करते हैं। 32 से कितना भाग जाता है, निकालते हैं कितने बार जाता है भाग करके। 616 में आप भाग करेंगे 32 का, एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 32। यहाँ से जो 3 आएगा, सॉरी 11 में से जो है 2 घटेगा तो 9 आएगा, और यहाँ से जाएगा 2, 29 हो गया, ठीक है। अब 6 उतारेंगे तो जाएगा 9 बार, 9 दूना 18 को 8 हो जाएगा, और 9 27, 27 से 28 हो जाएगा, जो कि यहाँ से कितना आएगा, 8 आने वाला है, ठीक है। तो ये कब गया, 19 बार गया, शेषफल जो 8 आया। शेषफल 0 नहीं आया, इसको फिर एक बार करना पड़ेगा। और जो भाजक है ये जो है भाज्य बन जाएगा, और जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा। 8 चौको 32 और 0 आएगा शेषफल। जो हमारा HCF हुआ वो कितना हो गया, तो HCF हमारा यहाँ पे आया अंतिम भाजक यानी 8। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर यही होगा कि अगर हम क्या करेंगे, 616 और 32 वाले जितने भी हैं उनको 8-8 के स्तंभ में, 8-8 संख्या के स्तंभ में हम बांटेंगे तो हम एक समान बांट पाएंगे, और ये मैक्सिमम नंबर भी होगा, ठीक है। उनके स्तंभों में उनकी मैक्सिमम नंबर होगी। तो ये बात आप ध्यान देंगे, ये आपका आंसर है, ठीक है। नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप में होता है। तो देखिए, सवाल तो बहुत बढ़िया सवाल है और ये बोर्ड में आया भी है और काफी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीजें हैं जो कि आपको कॉन्सेप्ट प्रदान करेगी। तो आइए हम देखते हैं सवाल क्या है। ये दिया है कि m कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो बताना है कि 3m और 3m + 1, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप और वीडियो छोड़कर नहीं जाएंगे। आप अंत तक देखें और आकलन करें। पसंद आता है तो जरूर आप लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें कि उनको भी फायदा हो सके। तो m को यदि पूर्णांक है तो आपको बताना है कि 3m या 3m + 1 ये दोनों जो हैं किसी संख्या का
वर्ग हैं। माने कोई संख्या होगी उसका वर्ग करने पर इतने रूप में आ सकता है, ये बताना है आपको, प्रूव करना है। तो आइए हम प्रूव करते हैं इसको। आप देखेंगे हम प्रूव कर देंगे कि किसी का ये वर्ग इस रूप में हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमको पता है जो प्रूव करना है उसमें 3 भाजक है। देखें यदि तो 3m+1 था ना, जो कि किस रूप में है, यूक्लिड विभाजन रूप में है। तो इसको हम पता है कि ये भाजक 3 है, हमको भाजक प्राप्त हो चुका है। तो हम संख्या मानेंगे यहां पर भी। माना जो संख्या है वो a है, जिसका वर्ग इतना आने वाला है वो संख्या a है। और ये मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ 3 पता हमको है, भाजक पता है और भागफल नहीं पता है, तो प्लस r हम कर देंगे। चूंकि आप 3 से भाग कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे शेषफल आएगा 3 से भाग करने पर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। जब भी आएगा तो भाजक से 1 कम आता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान देंगे आप। तो ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। अगर संख्या r का मान 0 लेते हैं तो हमें संख्या क्या मिलती है, 3q + 0 अर्थात 3q। ठीक है, ये 3q मिल गई। हमको ये बताइए, ये संख्या का मान 3q आया है, लेकिन कह रहे कि नहीं संख्या नहीं चाहिए, हमको संख्या का वर्ग चाहिए। तो हम संख्या का वर्ग कर देंगे, तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि a का मान ही तो 3q आया है। तो जब a का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9q²। इसको प्रूफ करने के लिए आपको तोड़ना पड़ेगा 3 × 3q²। कोई दिक्कत है क्या आपको? ये इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, जहां पे ये वाला है ना, जहां पे ये वाला है, ये 3 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये क्या आएगा, कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी, कोई ना कोई इसका मान होगा जो कि चर के रूप में होगा। उस चर को हम क्या मान लेते हैं, यदि हम m, और चूंकि पूर्णांक भी आएगा, कोई भी चर आएगा पूर्णांक रूप में आएगा, क्योंकि जो भागफल है पूर्णांक होता है, या पूर्णांक का स्क्वायर भी पूर्णांक होता है। अब गुणा हुआ पूर्णांक में तो पूर्णांक क्या आएगा, मतलब पूरा का मान पूर्णांक आएगा। और यम क्या माना गया है, यम क्या किताब में दिया है आपके, तो यम कोई ना कोई पूर्णांक है, तो हमने इसका मान m मान लिया, कोई पूर्णांक मान लिया। अब बताइए, जो 3m आया है वह 3m किसी का वर्ग है कि नहीं है? देखिए, जब तक आपको प्रूव करना नहीं आएगा, दिखाना नहीं आएगा, तब तक गणित में आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। गणित में मजा आता है जब आप प्रूव करना सीखते हैं। तो ये हो गया। आइए हम और सीखते हैं। अभी तो हमने r = 0 लेकर सिद्ध किया, तो सिद्ध कर दिया कि 3m क्या हो गया, ये आपका ये हो गया। प्रश्न को हटाते हैं ऊपर, देखिए इसको हम आगे प्रूव करते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं। अब हम कहते हैं यदि r का मान 1 लेते हैं तो संख्या हमें क्या मिलेगा, संख्या हमें मिलने वाला है 3q+1। देखिए भाई, ये a का मान 3q+1 आया है, लेकिन नहीं, हमें स्क्वायर चाहिए, संख्या का स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। तो हमें इसका भी स्क्वायर तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा भाई, इसका भी स्क्वायर करेंगे आप, तो जाएगा 9q² + 6q+1 a+b² ग्रुप में तोड़ेंगे, यही आएगा आपका। आप इसको तोड़ सकते हैं। अब देखिए भाई, इन दोनों की यदि बात करूं तो हमें 3 कॉमन मिल सकता है और q भी मिलेगा, लेकिन हम q को नहीं लेंगे, हम बस 3 लेंगे, क्योंकि हमें प्रूव करने के लिए अपने हिसाब से लेना पड़ता है। तो 3 लेंगे, यहाँ बचेगा 3 और बचेगा q², यहाँ बचेगा 2q +1। ये जो भी आ रहा है a² का मान आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इस पूरे को क्योंकि q पूर्णांक इनका गुणा हो रहा है 3 में, तो भी पूर्णांक आएंगे, पूर्णांक का योगफल पूर्णांक होने पर पूर्णांक ही मिलता है। तो 3m हम ले सकते हैं, क्योंकि m पूर्णांक है और चर भी है, +1। आप देखेंगे तो किसी संख्या का स्क्वायर किस रूप में आ गया, 3m+1 के रूप में भी आ गया है, यानी प्रूफ हो गया। ठीक है, आइए बचा है r = 2 है, तो a का मान क्या होगा हम देखते हैं। तो 3q + 2 हो जाएगा। जब इसको आप
स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा है ना, तो हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 आएगा, 12 क्यू प्लस 4 आएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको समझने में, तो एक काम करेंगे आप इसको तोड़ देंगे, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू आप प्लस 3 कर दीजिए प्लस 1। क्यों हमने तोड़ दिया कि सब में हमें 3 कॉमन मिल सके, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है कि हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना, इससे थोड़ा सा गणित में एक आइडिया मिलता है। 3 कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर आप प्लस 4 क्यू आप प्लस 1, ठीक है, आप प्लस 1 हो जाएगा। आप देखेंगे कि क्यू जो है भाजक जो होता है हमेशा पूर्णांक ही होता है, स्क्वायर करने में पूर्णांक आएगा, गुणा 3 से करेंगे जो पूर्णांक होगा, और पूर्णांक का जो योगफल होगा सब पूर्णांक ही आएगा। इसको हम m तो मान सकते हैं, m पूर्णांक है, अब प्लस 1। आप देखिए भाई ये a स्क्वायर कितना माना गया, तो किसी संख्या का स्क्वायर जो है 3m प्लस 1 के रूप में आ चुका है, और हमने सब प्रूफ कर दिया यहाँ यहाँ और यहाँ, यानी हमने इसको प्रूफ कर दिया किसी संख्या का वर्क करने पर 3m प्लस 1 आ सकता है या होता है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न आज का अंतिम देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां भी ऐसा ही कुछ है लेकिन थोड़ा सा क्रिया लंबी है, लेंदी है, तो आप देखेंगे कहीं मत जाइएगा, आप अंतिम वीडियो देखकर ही जाइए, इसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे ऊपर है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस पर घन बोला है, क्यूब बोला है, कोई संख्या होगी उसका क्यूब करने पर 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में वो आएगा या होना चाहिए या होगा, ये प्रूव करना है आपको। 9m प्लस 3 और 9m प्लस 8, शायद यही है, नहीं यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो जब भी हमको सवाल लगाना ऐसा होता है, अब तो आप समझ गए होंगे करते क्या हम लोग हैं, तो अपने संख्या मानते हैं, माना संख्या ये होगी, और चूंकि हम पता है कि यहाँ पे 9 से भाग किया गया है तो हम 9 ही लेंगे भाजक, और क्यू लेंगे और प्लस आर लेंगे, जहां आर जो होगी कितना होगी, तो देखिए भाजक से हमेशा कम होगी, यानी 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो नहीं हो सकता, 9 तो भाग कर रहे हैं, भाजक है, यही होगा, तो हमें इतने संख्या भी मिलेंगी। यदि r का मान देते हैं 0 तो संख्या क्या मिलता है, तो 9 क्यू आप प्लस 0 कर देंगे जो कि 9 क्यू होगा। आप समझ सकते हैं कि हमें 9 क्यू नहीं चाहिए, एक का मान 9 क्यू तो आया हुआ है, लेकिन हम संख्या का क्यूब चाहिए, तो हम इधर भी क्यूब कर देंगे, अब बराबर 9 क्यू है तो उसका भी क्यूब कर देंगे, 9 क्यूब का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये है आपका। जब से क्यूब करेंगे तो कितना जगह विस्तार करेंगे आप इसको, तो ये हो जाएगा आपका 9 का क्यूब और क्यू का क्यूब, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप विस्तार ही कर दीजिए, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है आपको। अब क्या करेंगे, इसमें से हम 9 अलग कर देंगे, तो 9 अलग कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 9 बचेगा, चूंकि 3 गो 9 अभी है, घात 3 है ना, तो 3 गो 9 है, हम एक 9 अलग कर दिया, 2 9 बच गए, और 9 81 हो गया, और साथ में क्यूब हो गया। अब बताइए भाई, जो भाजक होता है वो पूर्णांक होता है, पूर्णांक का क्यूब करेंगे पूर्णांक आएगा, फिर पूर्णांक का गुणा करेंगे पूर्णांक में तो पूर्णांक ही आएगा, यानी इसको हम ऐसे मान सकते हैं क्या, 9m, क्योंकि यह भी तो पूर्णांक दिया हुआ है। तो आप ध्यान देंगे किसी संख्या का क्यूब करने पर किस रूप में आ गया, 9m के रूप में आ चुका है, एक तो हमने प्रूव कर लिया। ऊपर देखिए प्रश्न हट रहा है, आप देखिए ऊपर, r का मान जब 1 लेंगे आप तो संख्या क्या मिलेगी, बीच में छोड़िएगा मत, आगे आपको एक खंड करने में दिक्कत आएगी, शायद खंड में आपको प्रॉब्लम आए और खंड ना कर पाए, तो वहां इस सवाल में बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो आइए देखते हैं संख्या a बराबर
हमें क्या मिलेगा इस बार, 9 क्यूब प्लस 1 करेंगे, क्योंकि हमें क्यूब चाहिए तो हम a का क्यूब करेंगे, ये आपका हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो तोड़ेंगे इसको, आप यही तोड़ लीजिए, तो क्या आ जाएगा 9 का क्यूब, क्यूब का क्यूब, क्योंकि a का क्यूब हो गया, अब प्लस 3 गुणे a स्क्वायर b होता है, तो a स्क्वायर मतलब 81 क्यूब स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, और साथ में b मतलब 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर 3 ए बी स्क्वायर करते हैं, a रहेगा 9 क्यूब, ये रहेगा 9 क्यूब, और फिर बी ए स्क्वायर, तो सॉरी बी ए बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस बी क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे आप तो क्या पाएंगे, आप इन तीनों में से 9 कॉमन ले लीजिए, एक में नहीं मिलेगा, यहां से मिलेगा, तो 9 जो कॉमन लेंगे आप तो क्या बचेगा, यहां से एक 9 बाहर हो गया, 2 9 बच गया, हो गया 81, हो गया क्यूब क्यूब, आप प्लस एक 9 बाहर हो रहा है, 9 बच रहा है, अनत्री के 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्यूब स्क्वायर। यहां से लेंगे तो आपको केवल 3 क्यूब बचेगा, अब प्लस 1 तो है वही है। अब देखिए भाई, फिर वही बात आ गई, ये क्यू जितने भी हैं सब पूर्णांक है, गुणा सबका पूर्णांक में हो रहा है, या पूर्णांक का वर्ग घन कुछ भी हो रहा है तो पूर्णांक ही आएगा, तो जो योगफल आएगा पूर्णांकों को भी पूर्णांक ही मिलेगा, तो इसको हम 9m कर सकते हैं प्लस 1, क्योंकि m क्या है, पूर्णांक ही है, यानी हमने क्या देखा, a क्यूब का मान 9m प्लस 1 आ चुका है, तो किसी संख्या क्यूब जो है 9m प्लस 1 के फॉर्म में होता है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है ना, आज देखते हैं सवाल नंबर, इसी में आगे जब r का मान हम 2 लेंगे तो हमें a का मान क्या मिलने वाला है, 9 क्यूब प्लस 2 मिलने वाला है, क्योंकि हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, या हम इसको क्यूब कर दें, क्योंकि हमको क्यूब करके चेक करना है, तो 9 तो ये होगा आपका 9 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब हो जाएगा। अब इसको तोड़ दीजिए, ये फिर वही करिए, a का क्यूब 9 का क्यूब क्यू का क्यूब, इससे क्या होता है कि हमें गुणा भाग कम करना पड़ता है और हमें आसानी से हल हो जा कर लेते हैं। फिर 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 81 और क्यू स्क्वायर, और फिर से a स्क्वायर b होता है, तो b का मतलब यहाँ पे 2 है, ठीक है, आप प्लस फिर 3 होता है, और इस बार a b स्क्वायर होता है, तो a का मान 9 क्यू है, अब 20 का मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, ठीक है, अधन 2 का क्यूब यानी b का क्यूब जो कि 8 होगा यहाँ पे, ठीक है ना जी। अब देख लीजिए कॉमन क्या मिलेगा हमको, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक 9 कॉमन मिलने वाला है, सभी आसान फिलहाल है, तो 9 लेंगे आप तो यहाँ से 81 हो जाएगा, क्यूब क्यूब हो जाएगा, और 9 यहाँ से लेंगे तो 9 तो बाहर हो गया, 27 दुना के 54 हो जाएगा, और क्यूब स्क्वायर आएगा, 9 लेंगे यहाँ से तो 4 3 12 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और प्लस 8 तो है ही 9, इस पूरे कोष्ठ वाले को हम m ले सकते हैं, ये हम पीछे ऊपर देख चुके हैं, और प्लस 8 आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि एक क्यूब का मान, किसी संख्या के क्यूब का मान 9m प्लस 8 रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है, हमने इतना कर दिया। आइए हम आगे और देखते हैं, r बराबर 2 तक सिद्ध किया हमने, आगे r बराबर 3 लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो संख्या हमें क्या मिलने वाली है, तो 9 क्यूब आप प्लस 3 मिलने वाला है, हम इसको क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 का क्यूब क्यूब का क्यूब प्लस 3 गुणे 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर से 3 भी तो साथ में रहेगा क्योंकि ए स्क्वायर भी होता है, फिर 3 गुणे 9 क्यूब गुणे बी का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, और एट लास्ट होगा 3 का क्यूब 27, है ना।
अब देखेंगे थोड़ा सा यहाँ फंसेंगे हल्का सा। देखिए सब में हमें 9 मिल रहा है, सब में हमें 9 मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 9 मिल जाएगा तो हम 9 लेंगे, क्या बचेगा यहाँ से 81 क्यूब मिलेगा और धन 9 लेंगे आप यहाँ से, 9 तो हो चुका, 81 बचेगा और क्यूब स्क्वायर और धन 9 लेंगे यहाँ से तो 27 हो जाएगा क्यूब और 9 27। देखिए सबका मान जो है ये सब पूर्णांक आ रहे हैं, सब पूर्णांक आ रहे हैं, पूर्णांक है ही है, सबका योगफल भी तो पूर्णांक होगा तो 9m हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो a का क्यूब है, किसी संख्या का क्यूब है, कितना आ गया 9m के रूप में आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखते हैं r बराबर 4 लेने पर क्या होता है, ठीक है ना। तो हम सबको देखें, क्योंकि देखेंगे आप कि हम कब सबको कॉमन लेंगे कब छोड़ेंगे, ध्यान देना होगा थोड़ा सा, थोड़ा सा के लिए क्या हो जाएगा आपका गलती हो जाएगा, तो आप पूरा देखें वीडियो को। तो ये हमें क्या मिलने वाला है 9 क्यूब आप प्लस 4 मिलने वाला है। हम क्यूब करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा बराबर वही फिर से 9 क्यूब प्लस 3 9 स्क्वायर, 3 गुणे 9 स्क्वायर क्यूब स्क्वायर गुणे इस बार 4 है बी की फॉर्म में है ना, यहाँ 4 हो जाएगा आप प्लस 3 गुणे 9 क्यूब गुणे 16, क्योंकि इस बार बी स्क्वायर होता है ना, ए बी स्क्वायर तो 16 हो जाएगा यहाँ पे आप प्लस हो जाएगा 64 बी क्यूब। अब देखिए यहाँ तो आसान होगी, क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, तो ध्यान देंगे इस 64 को हम तोड़ देंगे दो खंडों में, हो जाएगा 63 आप प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ भी 9 कॉमन, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 कॉमन मिलेगा, ठीक है, 1 बच जाएगा। जब हम 9 कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है भाई 81 क्यूब आप प्लस 1 तो 9 बाहर हो गया, 12 हो गया, 12 9 108 यहाँ पे आएगा, क्यूब स्क्वायर भी आएगा, 9 लेंगे यहाँ से तो 16 यहाँ 48 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा और ये लेंगे आप 9 तो 9 7 63 हो जाएगा, ठीक है, आप प्लस 1 हो गया। इस सभी का मान जो है पूर्णांक आएगा और पूर्णांक को हम यहाँ पे m मानेंगे आप प्लस 1। देखिए आप ध्यान से किसी समय क्यूब क्या आ गया है तो 9m प्लस 1 आ चुका है। तो आप ऐसे ही 5 6 7 8 भी कर लीजिएगा। अगर फंसाना आता है किसी में भी तो फिर हमसे कमेंट करके बताइएगा, हम उन्हें भी बना देंगे, ठीक ना, उनका भी हम सॉल्यूशन कर देंगे, हल कर देंगे। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।